आज अपन बात करेंगे सहमति और स्वतंत्र सहमति के संबंध में। एक्चुअल के अंदर जब वेद अनुबंध के समस्त आवश्यक लक्षण, ऑल द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तब इन दोनों बिंदुओं का जिक्र किया था। वैसे ये जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी है, लेकिन मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ उसको ठीक से समझने के पश्चात आप कोई टेक्स्ट बुक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जब आप देखेंगे तो ये बातें आपके ठीक से समझ में आ जाएगी। दो बातें हैं, एक है सहमति और दूसरा है स्वतंत्र सहमति। सेक्शन 13 के अंदर डिफाइन कर रखा है सहमति को कि जब अनुबंध से संबंधित दोनों पक्षकार, बोथ द पार्टीज, जब अनुबंध से संबंधित दोनों पक्षकार एक ही विषय पर एक ही भाव, सेम सेंस ओवर द सेम सब्जेक्ट मैटर। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेक्शन 13 के अनुसार जब अनुबंध से संबंधित दोनों पक्षकार एक ही विषय पर एक ही भाव से सहमत हो तो उसे सहमति कहेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक्स व्यक्ति के पास में सफेद और काले रंग के दो घोड़े हैं। वाई व्यक्ति घोड़ा खरीदना चाहता, सब्जेक्ट मैटर इज घोड़ा। खरीद और बेचने की बात चल रही है। वाई व्यक्ति के दिमाग में यह है कि मेरे को सफेद वाला घोड़ा खरीदना है। एक्स व्यक्ति के दिमाग में यह है कि मुझे काले वाला घोड़ा बेचना है। देयर इज नो क्लैरिटी। दोनों ही पक्षकार एक्स और वाई एक ही विषय घोड़ा दोनों पर सहमत नहीं है, तो इसका मतलब ये सहमति नहीं बनी। प्राइमा फेसी इट इज द वॉइड एग्रीमेंट, कोई मतलब नहीं इसका। लेकिन इसके साथ साथ में दूसरा तो बिंदु है, योर कंसेंट मस्ट बी फ्री। आपकी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। अब धारा 14 के अंदर बताया है कि सहमति स्वतंत्र कब होगी, जब वो सहमति निम्नलिखित कारणों से प्रभावित न हो। 5 कारण इसके अंदर दिए हैं। मैं आपको पांचों के बारे में ब्रीफ के अंदर आपको जानकारी दूंगा, तो आपको क्लैरिटी के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। सेक्शन 15 के अंदर लिखा है उत्पीड़न, जिसको बोलते हैं कोर्सन। अब उत्पीड़न क्या है, आप शब्दों पर ध्यान देना। सेक्शन 15 के अंदर डिफाइन किया है कि जब कोई पक्षकार अथवा उसका प्रतिनिधि किसी दूसरे पक्षकार अथवा उसके प्रतिनिधि को कोई ऐसा कार्य करता है या करने की धमकी देता है जो भारतीय दंड विधान के द्वारा वर्जित हो, प्रोहिबिटेड हो, या किसी व्यक्ति की संपत्ति अथवा व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कोई कार्य करना या करने की धमकी देना। तो यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से दूसरों को अहित पहुंचाने के उद्देश्य से या अवैधानिक तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति को रोकता है या व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए कोई ऐसा कार्य करता है या दंड विधान के द्वारा जो वर्जित प्रोहिबिटेड काम है उस काम को अगर करता है तो उसको उत्पीड़न की श्रेणी के अंदर माना जाएगा। जैसे एक रंगनाई बनाम एक पेरूमल का एक केस हुआ था। तो उसके अंदर मामला ये था कि एक महिला को अपने पति के मृत्यु के ऊपर उसको शमशान पर जाने के लिए इसलिए रोक दिया गया, दाह संस्कार के लिए इसलिए रोक दिया गया कि जब तक वो पर्टिकुलर बच्चे को गोद में लेने के लिए सहमति नहीं देगी
तब तक तो है उसका क्रियाक्रम नहीं हो सकता। वो महिला दबाव में आकर के और उस बच्चे को गोद में लेने की सहमति प्रदान कर दी, और मामला जब न्यायालय के अंदर गया तो न्यायालय ने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है, ये जो काम इसने किया है, जो सहमति दी है, ये स्वतंत्र नहीं है, बल्कि धमकी दे करके वर्जित, कानून के द्वारा वर्जित कार्य को करके और ये सहमति प्राप्त की गई है। लिहाजा यह सहमति उस महिला की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होगी। व्यर्थ नहीं का मतलब है कि वो चाहे तो इस कार्यक्रम को जारी रखें और चाहे तो इसको निरस्त करवा दे। तो उत्पीड़न का मतलब एक तरीके से दंडनीय कार्य करना, ध्यान देंगे, एक तरीके से दंडनीय कार्य करना। यह है सेक्शन 15। सेक्शन 16 के अंदर है अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव क्या है? ये भी एक तरीके से गलत कार्य है, लेकिन उत्पीड़न में अनुचित प्रभाव में डिग्री का फर्क है। इट इज द डिफरेंस ऑफ डिग्रीज। अनुचित प्रभाव क्या है? सेक्शन 16 को देखना। जब कोई पक्षकार ठहराव कर, जब दो पक्षकारों के बीच में इस प्रकार का संबंध हो, सच रिलेशनशिप, इस प्रकार का संबंध हो कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, उसकी विलिंगनेस को प्रभावित कर सकता है, और संबंधित पक्षकार ने ठहराव करने के उद्देश्य से उन संबंधों का उपयोग किया हो, तो हम कहेंगे कि ऐसा ठहराव अनुचित प्रभाव के द्वारा प्रेरित ठहराव है। अब ये रिलेशन किस प्रकार का हो सकता है? पिता पुत्र हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, गुरु शिष्य हो सकता है, डॉक्टर और मरीज हो सकता है। ये रिलेशन इस प्रकार के हैं कि इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये ठहराव व्यर्थनीय तभी होगा जब उस संबंध का उपयोग ठहराव करने के उद्देश्य से किया गया हो। महज रिलेशन होना इट इज नॉट एनफ। तो अनुचित प्रभाव के अंदर एक तरीके से चालाकीपूर्ण तरीके से, वी कैन से कनिंगनेस, चालाकीपूर्ण तरीके से सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। देखो, उत्पीड़न के अंदर तो सहमति के अधिकार को ही समाप्त कर दिया जाता है। उत्पीड़न के अंदर तो एक ऐसी थ्रेटनिंग है कि एक आकर के रवि अपने सामने आकर के हथियारबंद आदमी कहते हैं कि भाई आपके जो भी आभूषण है उसको उतार करके इधर रख दीजिए, तो हमने वो उतार करके उनके कहने अनुसार रख दिया। इसमें तो एक तरीके से सहमति के अधिकार को ही समाप्त कर दिया। लेकिन अनुचित प्रभाव के अंदर चालाकीपूर्ण तरीके से सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, इसलिए दंडनीय नहीं है, लेकिन दोषी पक्षकार क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। इट इज डिफरेंट बिटवीन द कोर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव, ये इन दोनों में फर्क है। तीसरा पॉइंट है कपट। कपट क्या है? कपट का शाब्दिक अर्थ है धोखा देना। सेक्शन 17 के अंदर लिखा है कि जब कोई पक्षकार अथवा उसका प्रतिनिधि किसी दूसरे पक्षकार अथवा उसके प्रतिनिधि को धोखा देने के उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव है चीट करना, फ्रॉड करना, धोखा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कोई कार्य करता है तो उससे कपट माना जाएगा। अब वो निम्नलिखित कार्य क्या है? कोई ऐसी बात कहना, कोई ऐसा कथन कहना जो सत्य नहीं है और जिससे सही होने का विश्वास भी नहीं, उसको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ बोल रहा हूँ, या तथ्यों को सक्रिय रूप से छिपाना, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट, उसको पता है कि सत्यता ये है, उसको कंसील करना, उसको दबाना, या फिर धोखा देने की नीयत से कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे दूसरे पक्षकार को ठगा जाए। तो चाहे तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाव करें या मिस स्टेटमेंट, गलत बोलें, जिसके बारे में सत्यता के बारे में उसे जानकारी है, तो उसको कपट की श्रेणी के अंदर माना जाएगा। तो कपट का सीधा सा मतलब ये है
कि व्यक्ति जानबूझ करके किसी दूसरे पक्षकार को मिसलीडिंग करने का प्रयास किया जाता है और उसके आधार पर जब ठहराव करता है तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति के साथ में किया गया ठहराव व्यर्थ नहीं होगा। एक दोषी पक्षकार माना जाएगा, दूसरा पीड़ित पक्षकार होगा और पीड़ित पक्षकार को अपने संरक्षण के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए सब तरह के उपाय करने की स्वतंत्रता होगी। तो सेक्शन 17 के अंदर है फ्रॉड, कपट। सेक्शन 18 के अंदर मिस स्टेटमेंट, मिथ्या वर्णन। अब देखिए, मिथ्या वर्णन कपट के अंदर भी हुआ है, लेकिन कपट में और मिस स्टेटमेंट में मिथ्या वर्णन में फर्क ये है कि धारा 18 के अंदर जो व्यक्ति बात कह रहा है वो सद्विश्वास के साथ में इस बात पर भरोसा रखते हुए कि मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, ईमानदारी से वो बोलने का प्रयास करता है, लेकिन कालांतर के अंदर वो बात झूठी साबित हो जाती है, तो इसको अपन कहेंगे मिथ्या वर्णन। तो ये एक्चुअली इसका उद्देश्य धोखा देने का नहीं है, वो जो कुछ भी बोल रहा है वो ऑनेस्टली बोल रहा है, लेकिन वो बात झूठ साबित हो जाती है। जैसे सपोज करो, अभी आप मेरे को ये पूछिएगा कि फला आदमी जो है आपने उनको देखा है क्या, और मैंने कहा अभी अभी जस्ट निकले हैं, अभी अभी जस्ट निकले हैं। एक्चुअल के अंदर वो व्यक्ति था ही नहीं, मुझे भ्रम हो गया, वो कोई दूसरा व्यक्ति था, लेकिन मैंने जो बात कही है वो सद्विश्वास के साथ में कही है, तो वो मिथ्या वर्णन की श्रेणी के अंदर माना जाएगा। इसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा नहीं है, ये टोट की श्रेणी के अंदर, दंडनीय अपराध की श्रेणी के अंदर नहीं आएगा, लेकिन इसमें भी पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा और ठहराव व्यर्थ नहीं होगा। वो चाहे तो उसको बनाए रखे और चाहे तो उसको निरस्त करवा दे। तो कपट और अनुचित प्रभाव, कपट और मिथ्या वर्णन में फर्क क्या हुआ कि कपट तो जानबूझ करके झूठ बोला जा रहा है, लेकिन मिथ्या वर्णन के अंदर वो ईमानदारी के साथ में अपनी बात रखता है, लेकिन फिर भी वो बात झूठी साबित हो जाती है। तो 4 पॉइंट हुए, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती। गलती का लंबा चौड़ा मामला है। गलती के अंदर आपको मोटे तौर पर 2-3 तरह की बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो है सेक्शन 20। सेक्शन 20 के अंदर जब अनुबंध से संबंधित दोनों पक्षकार एक ही विषय पर एक ही भाव से सहमत न हो, या दोनों पक्षकारियों के लिए विषय वस्तु संबंधी गलती पर हो, चाहे वस्तु के अस्तित्व के बारे में हो, चाहे स्वामित्व के बारे में हो, चाहे गुण के बारे में हो, चाहे भौतिक अस्तित्व के बारे में हो, अगर मान लीजिए वो दोनों पक्षकार इक्वल फुटिंग के ऊपर है, दोनों पक्षकार दोनों ही गलती पर है, तो सेक्शन 20 के तहत वो ठहराव व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन यदि एक पक्षीय गलती है, एक पक्षीय गलती, अब एक पक्षीय गलती की भी 2 कैटेगरी है। एक तो एक पक्षीय गलती होती है व्यक्ति की मूर्खता की वजह से, एक पक्षीय गलती होती है कपट या उस मिथ्या वर्णन या उस कैटेगरी के अंदर जिसमें एक पक्षकार जानबूझ करके गलती के लिए प्रेरित करता है। तो अगर मान लीजिए किसी आदमी को भ्रमित करके, झूठ बोल करके और गलती के लिए प्रेरित करता है तो वो व्यर्थ नहीं हो जाएगा। लेकिन यदि इग्नोरेंटली एक आदमी को जो है वो सिक्कर जाना है, वो कोई ऐसी बस के अंदर बैठ जाता है जो जोधपुर की तरफ जा रही है, उल्टी जा रही है, टिकट लेकर के बैठ गया, ये जो गलती हुई है ये व्यक्ति की अज्ञानता की वजह से हुई है, तो उसमें उसको कोई किसी तरह का बचाव प्राप्त नहीं होगा। कभी एक आदमी दुकान पर जाकर के बोलता है कि मुझे चावल लेने हैं, वहाँ 5 कैटेगरीज के चावल पड़े हैं, उन्होंने अपनी समझ बूझ के आधार पर कोई पर्टिकुलर चावल ले लिए, लेकिन वो गलत निकल गए, इसके लिए विक्रेता उत्तरदायी नहीं होगा। इसमें केवियट एम्प्टर क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत लागू होगा। तो गलती द्विपक्षीय है, व्यर्थ एक पक्षीय है,
तो कैटेगरी देखी जाएगी। अगर खुद की मूर्खता की वजह से हुई है उसमें कोई उपचार प्राप्त नहीं होगा। अगर मान लीजिए देश के राजनियम के संबंध में गलती है, कोई समय नहीं है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। लेकिन अगर विदेशी राजनियम संबंधी गलती है, व्यर्थ होगा, ये तथ्य संबंधी गलती है। किसी भारतीय नागरिक से अपनी ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि उसको फॉरेन लॉज के बारे में भी जानकारी होगी। तो बाय एंड लार्ज मेरे हिसाब से गलती, द थिंग इज क्लियर। यदि दोनों पक्षकार किसी भी पहलू पर गलती पर है, व्यर्थ हो जाएगा। एक पक्षीय गलती के लिए प्रेरित किया है, व्यर्थ नहीं हो जाएगा। एक पक्षीय गलती स्वयं की मूर्खता की वजह से हुई है, कोई उपचार प्राप्त नहीं होगा। अगर विदेश के राजनियम संबंधी गलती है तो वो वॉइड हो जाएगा सेक्शन 21 के तहत। तो बाय एंड लार्ज गलती की ये विवेचना है। तो यदि आपकी सहमति इन 5 कारणों से उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्ण और गलती के तहत है, तो इन स्थितियों के अनुसार जो है वो निर्णय धारित होगा। और मोटे तौर पर जो है अगर ऐसा ठहराव इन कारणों से प्रभावित है तो वो ठहराव, वो अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होगा। अर्थात वो चाहे तो न्यायालय की शरण ले और नहीं चाहे तो उसको बनाए रखें, उसमें